नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने जारी किया संशोधित नियमावली। डॉक्टर सनव्वर पटेल ने किया प्रेस वार्ता। डॉक्टर पटेल ने वक्फ बोर्ड पूरी नियमावली से चलेगी, इसमें किसी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होंगे, सभी कार्य वक्फ बोर्ड के नियमावली से चलेगी। वक्फ बोर्ड के अधीन लगभग 14,967 संपत्तियां या वक्फ ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं और उनकी देखरेख के लिए, उनके संधारण के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए और वाकिफ की मंशा के हिसाब से उनका डेवलपमेंट हो, उनसे आने वाली राशि खर्च हो, इसके लिए प्रबंध कमेटियां बनाने का काम मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड करता है। और वो जो प्रबंध कमेटियां बनती है वो उन वक्फों पर अपने सारे कामकाज करती है। तो जो प्रबंध कमेटी बनती है उसका एक निर्धारित प्रारूप होता है, एक शपथ पत्र होता है जिसमें शर्तें लिखी होती है। तो आज दिनांक तक जो प्रारूप चल रहा था, मध्य प्रदेश का जो वर्तमान वक्फ बोर्ड है उसने 29/4/2023 को अपनी पहली बैठक में यह निर्णय लिया कि इस प्रारूप को रिवाइज होना चाहिए, इसके अंदर जो शर्तें हैं उसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए। प्रारूप तो वही है जो वक्फ एक्ट कहता है, लेकिन उसको एक्सप्लेन के साथ आज हमने एक नया प्रारूप तय किया है और उस प्रारूप को भोपाल के काजी साहब, मुफ्ती साहब, हमारे हज कमेटी के चेयरमैन जी और तमाम यहाँ मौजूदा हाजरीन ने इब्तिदा की, उसकी आज शुरुआत की है। सर, ये देखने में आया बाल जो कमेटी बनती हैं आपकी, जिनका वक्त पूरा हो जाता है, बाद में ये हटने में नानुकुल क्यों करते हैं? हाँ, ये लगातार ये बात संज्ञान में आई है और हमने कोशिश की है एक्सप्लेन करने की कि वो जो भी कमेटियां बन रही है वो वक्फ एक्ट के तहत बन रही है। वक्फ एक्ट 1995 की धारा 18(1) के तहत बन रही है, तो उनको उसी एक्ट के तहत अपना कामकाज करना चाहिए। वो सिर्फ प्रबंधक है, मालिक नहीं है। और अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद उनको 3 कार्य दिवस के अंदर अगली कमेटी को अपना चार्ज सौंप देना चाहिए। तो क्या ऐसे लोगों के लिए कुछ कार्रवाई करेंगे आप? हाँ, हमने ये जो प्रारूप तय किया है, इस प्रारूप में ही शपथ पत्र इस बात के लिए ले रहे हैं कि अगर हम चार्ज नहीं सौंपते हैं तो यह अमानत में खमानत का मामला माना जाएगा, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 409 बनती है। जैसे कि वक्फ बोर्ड की कई जगहों पे सब देखने में आया कि कुछ अतिक्रमण भी हो रहे हैं, उसके लिए अपनी क्या रणनीति है? ये बात बिल्कुल सही है। अनेक सामने निकल के आई है, जो संपत्ति जो ट्रांसफर लोग करते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक मतलब भ्रष्टाचार का बू आ रहा है, लोगों के सामने से आया मसला भी बीच में आया भी। वक्फ की संपत्ति हस्तांतरणी होती है, वो हस्तांतरणी नहीं होती है। अगर कोई अवैध रूप से करता है तो बिल्कुल गैर कानूनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर कहा कि भोपाल सहित 4 चुनाव क्षेत्रों का दौरा करूंगा, वहां जाकर समाज के सभी वर्गों से मिलूंगा। हमारी पार्टी में वन व ट्रैफिक नहीं होता, इसलिए हम जनता की बातें भी सुनेंगे, जो भी उनकी परेशानी हो वह भी सुनेंगे, उनका निराकरण करेंगे। 1990 के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी ने समाज कल्याण विभाग का स्वरूप बदल दिया था। हमारे देश में आदिवासी कल्याण के लिए विभाग नहीं था। हमारी सरकार में अटल बिहारी ने अन्य सरकारें लोगों को बांटने का ज्यादा भरोसा करती थी, मगर मोदी सरकार एम्पावरमेंट पर भरोसा करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब शुरू में मंत्र दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समाज कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे मोदी सरकार की हर योजना में सामाजिक कल्याण में शामिल ई श्रम पोर्टल पर 28 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों से पंजीकरण करवाया है। पोर्टल पर अब तक पंजीकृत सदस्यों में 52.75% महिलाएं और 47.25% पुरुष हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 2.25 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत देश भर में 11 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालय बनाए गए हैं। 12 करोड़ से अधिक घरों को नल के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। सभी का मिलना हो रहा है, इसकी बहुत प्रसन्नता है। आज ये जो मेरा प्रवास हो रहा है वो पार्टी के राष्ट्रव्यापी महाजन संपर्क अभियान का एक हिस्सा है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के 9 साल
पूर्ण हुए हैं और इसका केवल जश्न न मनाते हुए लोगों के बीच जाकर लोगों के साथ अपनी बात बताकर और उनकी बात को सुनकर हम 9 साल की ये सालगिरह एक दृष्टि से मना रहे हैं। और उसी क्रम में मैं 4 चुनाव क्षेत्रों में जाऊंगा, भोपाल समेत राजगढ़ में, और उसके बाद इसी महीने के दूसरे पखवाड़े में देवास और उज्जैन की यात्रा होगी। और वहाँ पर जब हम जा रहे हैं तो समाज के सारे वर्गों को मिलने की कोशिश है, जिसे हम लाभार्थी कहते हैं। ऐसा समाज का जो वो वंचित, उपेक्षित, शोषित, पीड़ित वर्ग है, उनके साथ भी हम मिलते हैं। और साथ ही साथ व्यापारी, शिक्षक, अभिभावक, छात्र, महिलाएं, समाज में अभिमत या ओपिनियन मेकिंग का काम करने वाले सभी प्रबुद्ध जन, ऐसे सबों के साथ मिलकर हम अपनी बात बताते हैं। और चूंकि हमारी पार्टी में वन वे ट्रैफिक नहीं होती तो उनकी भी बात बहुत तरीके से सुनते हैं और वो लोगों तक पहुंचाते हैं। तो उसी क्रम में ये यात्रा है। एक प्रस्तुतिकरण होगा जो सामाजिक न्याय के बारे में है, आपके सम्मुख में रखूंगा सारी बातों को। मगर इसके पहले कि प्रस्तुतिकरण के डिटेल में हम जाए, मैं मुख्य रूप में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार की सोच है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। वैसे पार्टी एक इंस्टीट्यूशन होती है और एक नित्य नूतन चिर पुरातन का हमारा दृष्टिकोण होता है। तो नेता बदलते हैं, सरकारें भी कभी कभी बदलती है, मगर सोच वही रहती है। आप सबको याद होगा कि 1998 के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समाज कल्याण मंत्रालय का स्वरूप बदल दिया और सामाजिक न्याय मंत्रालय किया। उस समय तक हमारे देश में महिला बाल कल्याण के लिए अलग मंत्रालय नहीं था, वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बना। हमारे देश में आदिवासी समाज के लिए आदिवासी कल्याण मंत्रालय नहीं था, वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में पहली बार बना। उस समय तक हमारे देश में पूर्वोत्तर भारत के लिए डोनर मिनिस्ट्री नहीं थी, वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाई। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक दृष्टिकोण विकसित करना, उसके आधार पर कार्यक्रमों की रचना करना और हमारे सारे उपेक्षित, शोषित, पीड़ित, दलित भाई बहनों तक विकास की ये गंगा पहुंचाना, इन मोर्चों पर बहुत उल्लेखनीय कार्य किया है। हम जानते हैं कि यूपीए की सरकार या अन्य सरकारें एंटाइटल में ज़्यादा भरोसा करती थी कि सब कोई इनको बांटो, वितरण करो, जिसको हम कहते हैं कि रेवड़ी बांटना। मगर प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच एम्पावरमेंट की है कि उनको इस पद्धति से आप ताकत दो कि वो अपनी ज़रूरतों को अपने पद्धति से उपलब्ध करा पाएंगे। और इसी दृष्टि से हमने देखा है कि मनरेगा में है या फिर हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना में है, योजनाओं का जो स्ट्रक्चर होता है, योजनाओं की जो रचना होती है, उन्हीं में कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने के कारण अब ये हो रहा है कि जो अपात्र लोग हैं, जिनके पास पहले से काफ़ी फायदे पहुंचे हैं सरकार के, उन्हीं को फायदे बार बार पहुंचते थे, अब ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, उसके ऊपर भी मैं कटाक्ष करूंगा। और उस दृष्टि से देखें तो समानता के धरातल पर सुरक्षा की समानता, सम्मान की समानता और अवसरों की समानता, इनसे परिपूर्ण इस तरीके का सामाजिक न्याय का एक वातावरण और उसी परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय जमीनी हकीकत का हिस्सा बनाने की भरसक कोशिश ये विगत दिनों में हुआ है। इसी कारणवश डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ता है, कोई न कोई समस्या है, ऐसे लोगों की एक संख्या मैं ये कहूँगा कि बहुत छोटी नहीं है।
और दिव्यांगता के भी अलग अलग प्रकार है। हम घरों में देखते हैं कई बार बच्चों को स्लो लर्निंग जो होता है उसके कारण डिफ़िकल्टीज़ हैं, बच्चों को जो उनके दिमाग की स्थिति है उसके कारण कुछ डिफ़िकल्टी है, कहीं अन्य तरीके की ऐसी समस्या है कि जिसको जांचना भी बड़ा मुश्किल होता है कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा। डिसलेक्सिया, जिसको एक फिल्म के कारण हम समझ पाए, ऐसी बहुत सारी मतलब स्थितियां हैं कि जिसके कारण दिव्यांगता की जो परिधि है वो हमारी जीवन शैली के कारण बढ़ रही है। अभी दिव्यांगता को एक प्रतिष्ठा का भी उसको अनुभव हो, उसको अवसरों की समानता भी मिले और उसको ये भी लगे कि कोई चिंता करने वाला हमारा है। इसके लिए जो जितने सारे प्रयास हुए विगत कुछ वर्षों में, मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ कि दिव्यांग भाई बहनों को, जैसे किसी को वो चलने के लिए जो सामान लगता है वो है, या व्हील चेयर है, या बाकी सारी चीज़ें हैं, ये उपलब्ध कराने की योजना ये कोई हमारे सरकार की योजना नहीं, ये पहले से थी। मगर एक जमाना था कि साल भर में मुश्किल से 150 ऐसे कैंप लगते थे। सरकार के पास धन पड़ा है, कोई वितरण ही होता नहीं, क्योंकि कोई सामने आता नहीं, क्योंकि कोई प्रेरणा नहीं। हमने इसमें इतनी बड़ी मात्रा में इजाफा किया है कि कई हजारों में अभी ऐसे दिव्यांगों को सुविधाएं प्रदान करने वाले उपकरण वितरण के काम होते रहे हैं और करोड़ों की राशि भी उसमें खर्च होती रही है। एक संवेदना जब समाज में जग जाती है तो मैं मानता हूं कि ये सारा काम आसानी से होता है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु मुझे आपके सम्मुख लाना था। मैं आंकड़ेबारी में नहीं जा रहा हूँ। जो रिपोर्ट जो पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर या लोक नीति शोध केंद्र के द्वारा आई है, उसमें हमने केवल आंकड़ों के जरिए आपको प्रभावित करने की कोशिश नहीं की है, तो जमीनी हकीकत क्या बन रही है उसके ऊपर भी आपका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की है। नेक्स्ट, सामाजिक न्याय के प्रति जो मानसिकता है, जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि जैसे इकोनॉमिक इंक्लूजन की बात आती है कि भाई आर्थिक विकास की धारा में कितने लोग प्रविष्ट हुए हैं, तो यूपीए के समय उसका जो मानक था, इसको गिने कैसे, तो उन्होंने तय किया कि जहाँ जहाँ भी राष्ट्रीयकृत बैंक का एक ब्रांच बन जाता है एक तहसील में, तो पूरी तहसील एक दृष्टि से इकोनॉमिक इंक्लूजन की परिधि में आ गई कि वहाँ पर आर्थिक दृष्टि से समावेशीकरण हो गया। हम उससे 8 कदम 10 कदम आगे गए और केवल ब्रांच खोलने से काम नहीं होता, ब्रांच के अंदर हमारे सारे शोषित, दलित, पीड़ित, उपेक्षित समाज के अकाउंट्स खुलने चाहिए। और तब जाकर के 2014 के बाद ये सिलसिला हुआ कि जीरो डिपॉजिट के भी अकाउंट खुले। और ये जीरो डिपॉजिट, लोगों ने हंसी मजाक उड़ाई कि अकाउंट में तो पैसा नहीं है, मगर पैसा आया जब लोगों को आपदाओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि कोरोना के काल में हमने देखा। अकाउंट अगर नहीं होते थे तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो उनके खाते में पैसे गए, जिसके कारण उनका रोजी रोटी का काम चल पाया, वो नहीं चल सकता था। तो एक दूरदर्शिता की सोच के कारण हमने आर्थिक समावेशन की व्याख्या को भी परिवर्तित किया और उसको जमीन पर उतारा। आज हम देखते हैं कि करोड़ों लोगों के अकाउंट्स बन गए हैं और हर किसी को अभी अगर सरकार की योजना का लाभ लेना है तो उसका अकाउंट उपलब्ध है। उसको किसी एलडीसी, यूडीसी या सरकारी कर्मचारी को प्रसन्न करने की आवश्यकता अब रही नहीं। मैं मानता हूं कि एक बुनियादी परिवर्तन है। उस समय एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे 15 पैसे ही पहुंचते हैं, 85 पैसे कहाँ जाते हैं पता नहीं। हमने उसका केवल समस्या का निरूपण नहीं किया, वर्णन नहीं किया, वी फाउंड आउट द सॉल्यूशंस, हमने उसके समाधान ढूंढे। स्वच्छता के 2-4-5 विषयों को ही मैं स्पर्श कर रहा हूँ। विषय तो आप मुद्रा लोन की बात करेंगे, आप स्वनिधि की बात करेंगे, जो रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले हैं, कई बार ये समाज के उन उपेक्षित वर्गों से ही आए हैं। मुद्रा लोन के बारे में भी लोग आज भी मजाक उड़ाते हैं, हमारे कांग्रेस के मित्र, कि 50,000 लोन से क्या होगा। और लोगों ने कहा है कि 50,000 लोन उसके लिए कोई कम संख्या वाला लोन नहीं है, उसके लिए उसके छोटे बड़े बिजनेस को और ताकत कराने की बहुत बड़ी संभावना उससे उजागर होती है। और इस दृष्टि से देखें तो अनुसूचित जाति के सामाजिक सशक्तिकरण के बहुत सारे प्रयास हुए हैं। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को न केवल आरंभ किया, उसकी संख्या बढ़ाई। अभी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को विदेश में पढ़ना है, उसके लिए भी बहुत सारे अवसर चिन्हित किए गए हैं। एक छोटी समस्या जिसके ऊपर पार्टी ने भी बहुत काम किया और सरकार ने भी किया, वो महिला ढोने की जो हमारे यहाँ पर रचना थी कि माथे पर महिला लेकर जाना पड़ता था,
अभी क्या है, इसमें एक समस्या ये है कि ऐसे करने वाले जो हमारे ही समाज के उपेक्षित लोग हैं वो सामने ही आते नहीं, क्योंकि किसी को भी ये कहने में कोई प्रसन्नता थोड़ी ना होती है कि मैं महिला ढोने का काम करता हूँ। तो उनको चिन्हित करने के लिए एक विशेष कैंपेन लगाकर ऐसे जितने सारे लोग हैं उनको वहाँ से मुक्ति देते हुए कुछ नए व्यवसाय की ओर आकर्षित करने का काम भी किया गया, जिसकी आंकड़ेवारी आपके सम्मुख है। और जहाँ जहाँ भी ऐसे झारखंड जैसे राज्य में, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में ऐसे बहुत बड़ी मात्रा में शौचालय पहले से थे, उन पर भी सख्ती से कार्रवाई की गई, जिसके कारण अब ये समस्या लगभग समाप्त होने की दिशा में हम जा रहे हैं। जनजातीय समुदायों के सामाजिक विकास की अगर मैं बात करूं, जैसे की बात आती है, और ये स्वच्छता का संबंध सामाजिक न्याय से है। ये केवल शहर सुंदर दिखे, गंदगी न हो, दुर्गंधी न आए, इसके साथ इसको मत जोड़िए। इसके साथ हमारी माँ बहनों की इज्जत, उनकी प्रतिष्ठा, उनके हर रोज के काम में एक सुविधा निर्माण करना, ये भी है। और उसी के चलते अगर हम देखेंगे, कुछ आंकड़ेवारी पर कटाक्ष करेंगे, जो नीचे टेबल दिया गया है कि हमारे यहाँ जो कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है उसके वर्गीकरण की, जो गीला कचरा है, जो सूखा कचरा है, इसके लिए शेड्स बनाने का काम पहले लगभग नहीं के बराबर था। केवल 392 गाँवों में ऐसी प्रक्रिया होती थी, आज ये लगभग 1,28,000 गाँवों में हो रही है। जो सोकपिट बनाना पड़ता है, हम सब जानते हैं कि शौचालयों के निर्माण में इसकी एक भूमिका होती है, उसमें भी कितने गुना और वृद्धि हुई है हम सब जानते हैं। सारे आंकड़ेवारी के डिटेल में मैं नहीं जाता हूं, मगर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत लगभग 11 करोड़ से घरेलू शौचालय बनने के कारण आज हम देखते हैं कि ग्रामीण अंचलों में सांप या बिच्छू काटने के बाद जिन लोगों को भर्ती होना पड़ता था, ये संख्या लगातार कम आती गई, क्योंकि उनको जंगल में जाना पड़ता था, अंधेरे में जाना पड़ता था। अब इन समस्याओं से निजात मिली है, ये जमीनी हकीकत है। महिलाएं दुआ अगर दे रही है और भाजपा के पीछे उनकी ताकत खड़ी हो रही है, तो उसका कारण एक इज्जत घर उनको उपलब्ध हुआ है, सुरक्षा मिली है। हर घर जल, ये भी एक इसी मिशन का अगला चरण है। और हर घर जल मतलब नल से जल है, ये केवल जल ऐसा पहुंचाना, यानी कुआं खोद दिया, तालाब बना दिया, फिर महिलाएं वहीं 2-2.5 किलोमीटर या कभी कभी 7-8 किलोमीटर जाकर करे, ऐसा नहीं है। हमने अभी हर घर पर नल भी जाए और जल भी जाए, ये भी कोशिश की है। और हम देखते हैं कि अभी इसका जो प्रतिशत है किस पद्धति से बढ़ गया है। ग्रामीण भारत में 61.71 घरों में अब पानी का कनेक्शन आ पहुंचा है। हम मानते हैं कि अभी भी 40% काम होना है, मगर पहले की अपेक्षा में ये निश्चित रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ये हम कह सकते हैं। जबलपुर के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में पंचायत और ग्रामीण विकास की एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है, जहां पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के संबंध में दिशा निर्देश दिए। जहां स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को चेक का वितरण किया गया। ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न विभाग के अधिकारियों से उनके विभाग में चल रही योजनाओं के संबंध में जानकारी देते हुए उन्हें दिशा निर्देश दिए गए। वहीं पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री सिसोदिया ने सर्किट हाउस में मीडिया से चर्चा करते हुए मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के द्वारा लगातार पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास किए जा रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में ग्रामीण अंचलों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र पर चलते चले गए। वहीं भाजपा सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ध्यान दिया जा रहा है और विकास कार्य लगातार चल रहा है। आज एक बैठक थी यहाँ पर, जिसमें ग्रामीण पंचायत से लेकर कई जो पंचायत के संबंध में प्रोजेक्ट तैयार किया गया, तो क्या क्या विस्तार जी। आज हमारी माननीय मंत्री जी के निर्देशन में समीक्षा बैठक थी, जिसमें पंचायती राज का काम, NRLM का काम, PHE का काम, MPRDC एवं RES का काम है, उसकी समीक्षा करी गई। और उस संबंध में जो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को बांटे स्वीकृति पत्र। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया जिले के 4 दिवसीय प्रवास के दौरान आज पहले दिन ग्राम बरगया में लाडली बहना योजना के तहत गाँव का 346 महिलाओं का स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 10 जून से सभी महिलाओं के खातों में 1000 रुपये प्रतिमाह के मान से राशि पहुंचेगी। गृह मंत्री ने कहा कि राज्य शासन की मंशा के अनुरूप 9 जून तक योजना के तहत बहनों को स्वीकृति पत्र का वितरण कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। 46 महिलाएं हैं जिनको लाडली बहनों का पंजीकरण करके लाभ मिलेगा। 12,000 रुपए साल के हिसाब से
आपके गांव में 41,52,000 रुपया हर साल आएंगे। 41,52,000। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपको ये स्वीकृति पत्र देने आए हैं। क्या है ये? मैंने बोले क्या है ये वो कागज है जो आपको संभाल के रखना है। अगर जिसके पैसे नहीं आएगा वो हमको ये दिखाएगा कि तुम ये दे गए थे, पैसा नहीं आया। ठीक है ना? ये 1,000 रुपया आज से 8 दिन बाद मतलब 10 तारीख को आप सबके खाते में हर महीने आने लगेंगे। ऐसे हर साल 12,000 रुपया आपके खाते में आएंगे। ये आज आपको 1,000 रुपए का प्रमाण पत्र हम देने आए हैं। ये स्वीकृति पत्र आज बांट देंगे और ऐसे पूरी विधानसभा के अंदर हम 9 तारीख तक स्वीकृति पत्र बांटेंगे कि सबको ये पता चल जाए कि भारतीय जनता पार्टी वाले, कमल के फूल वाले ये 1,000 दे रहे हैं, जो 10,000 दे रहे हैं वो ये 12,000 दे रहे हैं। अब इसकी तरफ से ऐसे सोचना, ये बताया था 10,000 का, हाथ इधर किसने उठाया था? 10,000। जल संरक्षण अभियान के तहत जल बचाओ जीवन बचाओ के संकल्प को लेकर सांसद राकेश सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ शुक्रवार 2 जून को प्रातः 10 बजे गड़ा बाजार स्थित राधा कृष्ण मंदिर के पास पहुंचे और यहां स्थित राधा कृष्ण बावड़ी के जीर्णोद्धार करने की दिशा में श्रमदान किया। इस मौके पर सांसद राकेश सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य है कि भविष्य में विश्व में होने वाले जल संकट से बचने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, जिसको लेकर जल बचाओ जीवन बचाओ अभियान के तहत प्राकृतिक जल स्रोतों, बावरियों और तालाबों का पुनरुत्थान किया जा रहा है। अरे वाह। माननीय मोदी जी की प्रेरणा है, उनका आह्वान है कि आने वाले समय में जो जल का भीषण संकट समाज और दुनिया के सामने आने वाला है, उस चुनौती का सामना केवल सरकारों के बूते नहीं हो सकता और इसलिए उसमें संपूर्ण समाज को मिलकर अपना योगदान देना होगा। 2009 से ही मेरी कोशिश रही है जल संरक्षण के क्षेत्र में अपनी ओर से छोटा मोटा प्रयास करते रहने की, और इसीलिए ये लगा कि जबलपुर में हमारे जो प्राचीन जल स्रोत थे, जो पूर्वजों ने विरासत में हमें सौंपे थे, पर्यावरण के कारण, हमारी अनदेखी के कारण, विभिन्न कारणों से आज वो मृत प्राय हो चुके हैं और इसीलिए ये कोशिश है कि उनको हम वापस से पुनर्जीवित करें और इसके लिए शहर की 2 बावड़ियों का चयन किया जो प्राचीनतम बावड़ियाँ हैं, रानी दुर्गावती जी के कालखंड की, एक उजारपुरवा की बावड़ी और दूसरा गढ़ा की राधा कृष्ण मंदिर की बावड़ी। तो आज उजारपुरवा में श्रमदान के माध्यम से इस बावड़ी का कचरा हटाकर, पानी हटाकर, और कोशिश होगी कि एक जल मंदिर के रूप में ये विकसित हो और इसके पश्चात कल गढ़ा की बावड़ी में श्रमदान करेंगे। लेकिन ये काम यहाँ रुकेगा नहीं, इसके बाद इसमें बाकी के काम चलेंगे ताकि इस बावड़ी को जल मंदिर के रूप में दोनों बावड़ियों को विकसित किया जा सके। इस संपूर्ण अभियान में लगभग 1 से 1.5 माह का समय लगेगा, लेकिन कोशिश है कि जबलपुर को उसकी पुरानी विरासत हम सब मिलजुल कर सौंप सकें। आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार है, विधायक अशोक रोहाणी जी, विधायक इंदू तिवारी जी, पार्टी के अध्यक्ष प्रभात साहू जी, हमारे पदाधिकारीगण भाई अखिलेश जैन जी जो लोकसभा के संयोजक भी हैं, आशीष दुबे जी, नंदिनी मरावी जी, और इसके अलावा शरद जैन जी और पार्टी के हमारे सभी जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और हमारी बहनें भी बड़ी संख्या में इस बात की परवाह किए बिना कि उनके कपड़ों में गंदगी लग रही है, शरीर पर गंदगी आ रही है, लेकिन इस अभियान में सब मिलकर अपना सहयोग दे रहे हैं
और यही समाज की ताकत है और यही समाज को हम संदेश देना चाहते हैं। सपाक्स पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती प्रीति तिवारी द्वारा बताया गया कि सपाक्स पार्टी उन सभी सामान्य नागरिकों की परेशानी का निदान करने में पहल करेंगी जिनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय, अत्याचार और आर्थिक शोषण हो। शिक्षक भर्ती 2018 के उच्च माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों के प्रथम काउंसलिंग में EWS आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के पदों को अनदेखा करते हुए इस वर्ग के 1039 पदों पर भर्ती नहीं की गई है। इससे पात्र अभ्यर्थियों को बेरोजगारी का कष्ट और मानसिक त्रास का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त विभाग परिवर्तन और प्रवर्ग परिवर्तन के सभी वर्गों के पद रिक्त हैं। इन सभी पदों को भी नियोजन प्रक्रिया में भी सम्मिलित किया जाए। प्राथमिक शिक्षकों के 51,000 पदों पर पद वृद्धि की जाए। सरकार जिन शिक्षक शिक्षिका से नियुक्ति परीक्षा पास कर रही है उनको वेतन क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि प्रदेश सरकार इनको पेस्टिंग देने में विफल है। क्या वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार 26 करोड़ रुपए अनुसूचित जाति व जनजाति को बांट रहे हैं? जन समस्याओं को लेकर आप सबके समक्ष आई है। सबसे ज्यादा परेशानी शिक्षित वर्ग की है। शासन के अड़ियल रवैये के कारण दैनिक वेतनभोगी आज दिनांक तक नियमित नहीं हुए हैं और जो इनकी नियुक्ति पत्र सरकार ने दे दिया, परीक्षाएं शिक्षक वर्ग में पास कर ली है, आज दिनांक तक उनकी भर्ती के बाद भी उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। वो DPI के सामने बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पर सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं। मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि आप शिक्षित वर्ग की तरफ ध्यान दीजिए। आप भारत निर्माण की बात करते हैं पर भारत निर्माण ऐसे नहीं होगा जब तक आप अधिकारी कर्मचारियों की मांगों को कुचलेंगे। आपने पेंशन बंद कर दी, आपने नियमितीकरण बंद कर दिया, आपने प्रमोशन को नहीं टाइम से किया और आप भारत निर्माण की बात करते हैं। आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। आप करोड़ों रुपए जनता का ऐसे बांटते हैं, 2600 करोड़ रुपए आपने बांटे हैं और उसमें आप कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछूंगी, क्या पैसे बांट के आत्मनिर्भर भारत हो सकता है? नहीं। आप घर घर वोटों का सर्वे करते हैं कि इस घर में कितने वोटर्स हैं। कभी आपने इस ओर ध्यान दिया कि इस घर में रोजगार है कि नहीं? अगर सपाक्स पार्टी जीत कर आती है तो वह हर घर में रोजगार का पता करेगी। हमारा संविधान सम्मान पूर्वक जीवन जीने की गारंटी देता है। आज एक डिग्री होल्डर से पूछिए, जब वो डिग्री लेके बाहर आता है तो वो एक अपने को ठगा सा महसूस करता है कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं। तो मध्य प्रदेश शासन के अड़ियल रवैये के कारण शिक्षित वर्ग अपने को ठगा महसूस कर रहा है। आप बोलते हो हम सबका ध्यान रखते हैं, सबका सब कुछ करते हैं। मैं पूछती हूँ आपने विधवा नारी के प्रति कौन सा आपका रुख है? आप स्पष्ट करिए। उसके जीवन यापन का आपने क्या सोच रखा है? सपाक्स पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ी 2023? सपाक्स पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ी 2023 का? मुद्दे सपाक्स पार्टी जो विधानसभा चुनाव है वो इस बार विकास वर्सेस रोजगार होने वाला है। सपाक्स पार्टी आंदोलित है क्योंकि आपने उनके अधिकारी कर्मचारियों की आवाज को दबा रखा है या उनको कोर्ट का रास्ता दिखाया है। कोर्ट के रास्ते के कारण उनकी आयु सीमा निकल गई, उनके जो प्रमोशन का टाइम था वो सब निकल गया। तो सरकार क्या वो पैसा देने को तैयार है जो उनका जायज अधिकार था, जो उनका आपने समय बर्बाद किया कोर्ट कचहरी में? ऐसे ही हमारे जो DPI के सामने आंदोलित महिलाएं बैठी हैं, आज तक सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं हुई। शिक्षा मंत्री ने आज तक पढ़े लिखे वर्ग के बारे में, आप शिक्षा मंत्री हो तो आपका प्रथम कर्तव्य है आप एक शिक्षक वर्ग की परेशानी को सुनिए, पर आज दिनांक तक उनने कोई सुध नहीं दी। आप क्या कदम उठाएंगे? हम लोग चाहते हैं कि उनकी मांग को तुरंत से तुरंत पूर्ण किया जाए क्योंकि वो भर्ती की पात्रता रखते हैं। उनकी मांग पूरी नहीं हुई, क्या आप उनके साथ बैठेंगे? हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि हम चुनाव के पहले इस बात को लेकर आंदोलन, धरना प्रदर्शन और विधानसभा घेराव करेंगे। नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए। प्रीति तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता, सपाक्स। नाम बताइए। डॉक्टर अरविंद मिश्रा। मिश्रा जी, लगातार प्रदर्शन चल रहा है भोपाल राजधानी में, कई संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही। सपाक्स पार्टी क्या कदम उठा रही? आज ये बड़े शर्म की बात है और बहुत दुखद घटना है कि इस भीषण गर्मी में 42 टेम्परेचर में, 40 टेम्परेचर में हमारी 2018 की चयनित शिक्षिकाएं जो कि ऑलरेडी परीक्षा कंपटीशन पास कर चुकी हैं और चयनित हो चुकी हैं और उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है।
और वो डीपीआई के सामने इतनी भीषण गर्मी में अपने आप को रख करके भूख हड़ताल कर रही है। धरना प्रदर्शन ही केवल नहीं है, भूख हड़ताल कर रही है। आज उनकी ये स्थिति है, हम लोग जा करके वहाँ पर देखा हम लोगों ने, उनकी ये स्थिति हो रही है कि मतलब पूरी तबीयत उनकी बिगड़ गई, उनके घर की इतनी सारी समस्याएं हैं, उनके बच्चे अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके वहाँ पर वो पड़ी हुई हैं। और इन सरकार ने इतना रूठ अपना रवैया अपनाया है कि 2023 में फिर से उन्हें भर्ती निकाल दी। भाई 2018 के जब ऑलरेडी चयनित शिक्षक कंपटीशन पास करके बैठे हुए हैं तो आप उनको क्यों नहीं चयनित कर रहे हैं? आप EWS का पद खत्म करना चाह रहे हैं। 1039 जो पद है EWS का, जिस पे भर्ती करनी है आपको, और 6000 ऑलरेडी आपकी वो वैकेंसी पड़ी हुई है, उसमें शिक्षक ऑलरेडी चयनित हो चुके हैं, तो आप उनको वहां पर नई भर्ती कर रहे हैं, नई भर्ती निकाल रहे हैं। इसलिए निकाल रहे हैं कि वो 1039 पद भी नोटिस हो जाए। क्या लगता खत्म है कर दें। गंभीर मामले में शिक्षा मंत्री का बयान नहीं आता? शिक्षा मंत्री, हमने पूछा उनसे कि आप लोग शिक्षा मंत्री से मिले कि नहीं मिले, बोले शिक्षा मंत्री बोलते हैं इस संदर्भ में हमसे कोई बात नहीं करना, इस बारे में बात करना हो तो आप चले जाइए। हम वो लोग पहुंचते हैं वहां, अगर बोलते हैं कि हम कौन से आए हैं 2018 शिक्षक संवर्ग आया है, तो बाहर कर देते हैं। क्या लगता है कि मंत्रिमंडल में मंत्री बैठे उनका पूरा पावर नहीं है, या वो अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, या फिर कठपुतलियों में नचा रहा है? नहीं, पावर तो सीएम के पास है। अब जब तक सीएम की हरी झंडी नहीं मिलती तब तक मंत्री कुछ नहीं करता। सीएम ने क्लियर कट मना करके रखा होगा उन्हें कि हम ये नहीं करना, वो नहीं करना। और अगर करना नहीं है तो आप काहे के लिए ऐसे पद पर बैठे हुए हो? आप शिक्षा मंत्री हो, आपको जाना चाहिए सीएम के पास कि ये उनकी जायज मांगे हैं, ऑलरेडी चयनित हैं, ये हमें करना चाहिए। आप ही पक्ष नहीं रख रहे हो। एक प्रदर्शन तो ऐसा है कि पिछले 2 साल से वो लगातार वहाँ तंबू लगा के बैठे। 2 साल बहुत बड़ी अवधि है, सरकार अभी लग उस पर निर्णय ले पा रही, इसको क्या कहेंगे आप? ये वही संवर्ग है, ये कंटिन्यू 5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। 2018 हो गया, अब 23 चल रहा है। सर, देश के इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन इसे माना जाएगा? देश के इतिहास में सबसे बड़ा रूढ़ रवैया मध्य प्रदेश सरकार का यही है, जो कि हम देख रहे हैं। उनकी हालत दिनों दिन इतनी बदतर हो गई है, सब ओवर एज हो गए हैं। अब वो दोबारा से एग्जाम नहीं दे सकते, परीक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी एज खत्म हो गई है। अंग्रेज सरकार से भी खतरनाक सरकार ये नजर आ रही है। ये अंग्रेज सरकार जिस तरह का काला कानून ला करके लोगों के ऊपर अत्याचार करती थी, वही उसी तरह का बीजेपी सरकार भी काला कानून लेकर के आती है और इस तरह का अपना रूढ़ रवैया अपना करके एक शिक्षित परिवार के साथ, शिक्षित संवर्ग के साथ, शिक्षित लोगों के साथ इस तरह का भेदभाव पैदा कर रही है और उन्हें रोजगार मुहैया नहीं करवा पा रही है। थैंक यू। भाजपा के संस्थापक स्वर्गीय कैलाश सारंग की जयंती पर संपूर्ण देश में मनाया गया मातृ पितृ शक्ति दिवस। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बुजुर्गों की पूजा अर्चना कर पैर पखारे। मंत्री सारंग ने उतारी बुजुर्गों की आरती। संपूर्ण देश में सभी व्यक्ति से अपील की है कि हमारे माता पिता की हमारे भगवान के समान है। मंत्री सारंग हमारे आसपास रहने वाले बुजुर्ग भी हमारे माता पिता के समान ही है। उन्होंने कहा कि आज संकल्प के साथ सभी बुजुर्गों की पूजा अर्चना की और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज सुनिश्चित किया जाए इसी तरह जिंदगी भर बुजुर्ग की सेवा करेंगे। आज स्वर्गीय कैलाश सारंग जी की जयंती पर संपूर्ण देश में मातृ पितृ भक्ति दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण देश में हर व्यक्ति से यही अपील है कि हमारे माता पिता ही हमारे लिए भगवान के समान है, और केवल माता पिता ही नहीं, हमारे आसपास रहने वाले बुजुर्ग भी हमारे लिए हमारे माता पिता समान ही है। आज हम सब ने संकल्प के साथ सभी बुजुर्ग जनों की पूजा की, अर्चना की, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की और ये सुनिश्चित किया कि हम जिंदगी भर ऐसे बुजुर्गों की सेवा करेंगे। हमने उनके पांव पखारे, उनको तिलक किया, उनकी पूजा की, उनकी अर्चना की, उनकी आरती उतारी। ये हमारा संकल्प है कि हर बुजुर्ग हमारे लिए माता पिता समान है। आज हजारों की संख्या में बुजुर्गों का सम्मान हो रहा है और इस बात का संकल्प लिया जा रहा है कि हम हर बुजुर्ग को अपने माता पिता समान मानकर उनकी सेवा करेंगे, उनकी जिंदगी में कोई दुख ना आए इसकी व्यवस्था करेंगे। सर, भोपाल के नाम जबलपुर में स्टेट जीएसटी ने 3 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी पकड़ी है।
स्टेट जीएसटी ने पिछले 5 दिनों में 6 फॉर्म में से 1 करोड़ पेनल्टी वसूली है। कार्रवाई में जीएसटी की 22 टीमें लगी हुई थी। जांच में जबलपुर और नरसिंहपुर में 2 फर्जी फॉर्मों का भी खुलासा हुआ है। दरअसल टायर और ऑयल व्यवसायियों पर छापे के बाद 1 करोड़ की पेनल्टी की रकम जमा कराई गई है। बता दें कि स्टेट जीएसटी एंटी एविजन ब्यूरो के प्रभारी संयुक्त आयुक्त आर.के. ठाकुर के निर्देशन पर अलग अलग टीमों ने टायर और ऑयल व्यवसायियों के व्यवसाय स्थलों, कार्यालयों और गोदामों में एक साथ छापामार कार्रवाई की थी। 31 मई तक चली कार्रवाई में दस्तावेजों की छानबीन व जांच की गई। जांच में जबलपुर स्थित मेमर्स अरहम टेंडर्स व नरसिंहपुर स्थित मेमर्स कॉर्पोरेट क्यूब फर्म फर्जी पाई गई। सर जीएसटी ने एक बड़ी कार्रवाई की है, किस तरीके से पूरी कार्रवाई है और कितना अभी तक का? वाणिज्यिक कर मुख्यालय इंदौर ने 10 फर्मों की जानकारी शेयर की थी। वाणिज्यिक कर मुख्यालय में एक विंग है, ट्रा टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसने ये जानकारी निकाली थी कि टायर स्क्रैप और टायर के ऑयल बनाने वाली 10 फर्में हैं जो आपस में सर्कुलर ट्रेडिंग कर रही हैं, एक दूसरे को बिक्री दिखा रही हैं, और ये जिनसे खरीद रहे हैं उनके पंजीयन बहुत सारों के निरस्त हैं, कैंसल्ड हैं, और जिनसे खरीद कर रहे हैं ये 10 फर्में, उनमें से बहुत सारों के रिटर्न में खरीदी नहीं बता रहे हैं, वो किसी से खरीद नहीं रहे हैं, केवल आईटीसी सप्लाई कर रहे हैं सामने वाली पार्टी। तो इन सब बेसिक जानकारियों के आधार पर मुख्यालय ने हम लोग ये जानकारी प्रोवाइड की, और चूँकि ये भोपाल में 2 फर्में थी, जबलपुर में 7 फर्में थी, नरसिंहपुर में 1 फर्म थी, इससे कुल 10 फर्में थी। तो भोपाल की एंटी विजन ब्यूरो टीम ने वहाँ कार्रवाई की 26 तारीख को। जबलपुर की टीम ने कुल 8 स्थानों पर 22 टीम बनाकर 26 तारीख से ये कार्रवाई सर्च की प्रारंभ की। कितने का उन्होंने जो घोटाला कितने का किया? हम लोगों ने जो हमारी टीम 8 टीमों ने जो जाँच की है, प्रारंभिक प्रतिवेदन के अनुसार करीब 3 करोड़ का कर वंचन इन 8 फर्मों ने किया है। अभी इस पर बहुत सारे इनसे पेपर दस्तावेज जब्त किए हैं, ट्रेड अकाउंट, सेल परचेज की लिस्ट वगैरह ली गई हैं। अभी इसका और विश्लेषण किया जाएगा, संभावना इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है, कर वंचन और भी खुलासे हो सकता है, और खुलासे हो। अभी बाकी कार्यवाही ऑफिस से होगी। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।